ऑपरेशन कमाई चल रहा है। ये तो ऑपरेशन, ये एंटीवायरस नहीं है, ये तो ऑपरेशन जो है एक्सटॉर्शन है। पकड़ने गई 2 आदमियों को और उस परिवार के 10 आदमियों को पकड़ के ले आई। तो ये तो सब जानते हैं कि भाई 10 के 10 मुलजिम तो नहीं हो सकते। क्या वाकई आपकी मंशा क्राइम कंट्रोल करने की है? आप लोगों को जंगल में दौड़ा दौड़ा कर गाड़ियों से हिट कर रहे हो। भाई ये जंगल राज है क्या? क्या सीआरपीसी आईपीसी मेवात के लिए अलग से लिख ली पुलिस ने? आप पूरे घर के लोगों को उठा के लिया है, 2 दिन को थाने में आप बंद रखते हो और फिर दलालों का नेटवर्क डेवलप होता है कि जो रवैया पुलिस ने इस इलाके में अख्तियार कर रखा है वो 100% राजनीति से प्रेरित है। नेगेटिव ब्रांडिंग जिस तरह से मेवात की जा रही है वो बहुत दुखद है। और उस साथियों, कामा और नगर में इन दिनों ऑपरेशन एंटीवायरस या ऑपरेशन नंदी के नाम पे पुलिस की रेड भारी संख्या में क्षेत्र में की जा रही हैं और पुलिस की कार्रवाइयां भी हमें देखने को मिल रही हैं। पूर्व प्रधान जलीश जी हमारे साथ हैं। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी, तो आपकी क्या समझ है जो ऑपरेशन एंटीवायरस डीग पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, आपकी क्या समझ है कि क्या ये सही हो रहा है या कुछ इसकी आड़ में गलत हो रहा है? क्योंकि जो आपने पोस्ट की थी वो मैंने पढ़ी थी। देखिए, जो ऑपरेशन एंटीवायरस या ऑपरेशन नंदी जो हो रहा है और उसका जो ब्रांडिंग पुलिस ने की है, अब भाई हम मुजरिमों को पकड़ रहे हैं, जो गुनहगार हैं उनको पकड़ रहे हैं और जो इस पेशे में जो जो लोग लिप्त हैं साइबर क्राइम में, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले जो सरकारें रही हैं या पहले जो अधिकारी रहे हैं उनमें कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। जब जब भी पुलिस की नज़र में कोई क्राइम आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अगर कोई क्राइम कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं है और ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। हमारा जो ऐतराज है या जो हमारा जो इस मसले में जो विरोध है वो ये है कि ठीक है, एक मुलजिम है, उसने गुनाह किया है, लेकिन क्राइम में भी और मुलजिम में भी बहुत चीजें बड़ी स्पेसिफाइड हैं। अगर गुनाह किया है तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर है? अगर एफआईआर है तो पुलिस ने किन किन लोगों को उसमें मुलजिम माना है? अगर पुलिस ने मुलजिम माना है 2 लोगों को, 3 लोगों को, तो पुलिस शौक से पकड़े, किसी को कोई एतराज नहीं है। उसके लिए जो सारे जो भी जिम्मेदार हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो हमेशा ही मदद करते रहे हैं पुलिस की और यहाँ कोई इस तरह का कभी माहौल रहा नहीं है। लेकिन मेरा जो ऐतराज वो ये है कि पुलिस पकड़ने गई 2 आदमियों को और उस परिवार के 10 आदमियों को पकड़ के ले आई। तो ये तो सब जानते हैं कि भाई 10 के 10 मुलजिम तो नहीं हो सकते। और अगर मुलजिम 2 हैं तो 8 को क्यों पकड़ के लाई पुलिस? ये अपना आप में बहुत गलत गैर कानूनी बात है। और वो जो 8 आदमी पकड़े हैं वो निर्दोष हैं यकीनन। अब उन निर्दोषों को छोड़ने के खेल में जो पैसे का लेन देन हो रहा है, असली जो चिंता का जो विषय है वो ये है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि एंटीवायरस के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस में जो मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, जो मुलजिम हैं उनको पुलिस चालान कर रही है, उसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनके साथ जो लोग गुनहगार नहीं है, जो इस काम में लिप्त नहीं है, जिनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको भी पुलिस पकड़ रही है और उनको मुलजिम बना रही है। अब सवाल यह बात का है कि लेके 15 साल से 30-25 साल की जो मेवात की युवा पीढ़ी है, आपने उसको इस तरह से टारगेट कर रखा है कि शायद ही कोई ऐसा घर बचेगा कि जिसके किसी न किसी बच्चे के खिलाफ कोई न कोई मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं कर लेगी। तो आप, क्या इससे क्राइम कम होगा? क्या वाकई आपकी मंशा क्राइम कंट्रोल करने की है? इससे तो लोगों में एक बहुत बड़ी नाराजगी बढ़ रही है और उस बढ़ने का एक लोगों के पास एक लॉजिक भी है कि जिन 8 आदमियों को आप पकड़ के लाए, जिनमें 2 मुलजिम हैं, 6 आदमी मुलजिम नहीं है, वो उन सबको आप पैसे लेके क्यों छोड़ रहे हो? अगर वो मुलजिम है तो उनके खिलाफ चालान करिए, और अगर वो मुलजिम नहीं है, निर्दोष है, तो पैसे किस बात के ले रहे हो भाई? आज की तारीख में एक ऑपरेशन, एक रेड एक गांव में अगर पड़ती है, एक भी रेड में कहीं भी लेडी पुलिस का इस्तेमाल नहीं होता। आप औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हो,
आप महिलाओं के साथ, आप बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप लोगों को जंगल में दौड़ा दौड़ा कर गाड़ियों से हिट कर रहे हो। भाई ये जंगल राज है क्या? क्या सीआरपीसी आईपीसी मेवात के लिए अलग से लिख ली पुलिस ने? क्या ये आईपीसी की अलग धाराएं मेवात में चलेंगी? या पुलिस का जो रवैया है मेवात के लिए अलग स्टैंडर्ड है उसके लिए? अगर पुलिस का अधिकारी ये समझ रहे हैं कि उनको मेडल मिलेगा तो अपनी गलतफहमी को दूर कर दें। जब समय आएगा, वक्त बदलेगा, तो जो एक एक गलत काम पुलिस ने किया, सबकी सब सारी की सारी चीजें बाकायदा रिकॉर्ड की जा रही हैं और एक एक बात का जवाब लेगी सरकार उनसे। हाँ, ऑपरेशन नंदी की जो बात है, पहले से भी आज तक भी यहाँ मेवात में सिर्फ गो तस्करी होती है, गो कसी कभी नहीं हुई। ये पुलिस के रिकॉर्ड ही बताता है। सारे लोग इस बात से दुखी हैं कि भाई इन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो। इन तस्करी में 5% आदमी शायद नगर और कामा के इलाके के होंगे, मैक्सिमम लोग जो हरियाणा के हैं, और यहाँ से वो सिर्फ इस जगह को एज ए इस्तेमाल करते हैं कि भाई यहाँ से वो गाड़ियां निकल के जाती हैं। तो मैंने तो पहले भी मैं कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ, गो तस्करी के पीछे गो रक्षकों का बहुत बड़ा एक सरगना है, जो इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करता रहा है। और हमने घाटवे का कांड में देखा है, उसमें सारी चीज उजागर हुई है, बहुत सारे लोगों के सामने आई बात। और ये एक बना हुआ है ये उसके साथ। लेकिन ये है कि भाई मेवात के लोगों को तो एक धर्म के आधार पर उनकी ब्रांडिंग की जा रही है। ये मुलजिम है, ये गोकसी करते हैं। अरे भाई मेयो करते हैं गोकसी, गोकसी तो 10 आदमी हैं, तो उनके आप नाम से उनको कहिए। आप पूरी कौम को बदनाम कर रहे हो, मतलब उनको इतना आप इस तरह जलील कर रहे हो कि उनमें ये फीलिंग आ जाए कि हम गुनहगार हैं। तो आपने किसी कम्युनिटी को कभी आज तक देखा इस तरह गुनहगार साबित करते हुए जिस तरह मेवात में किया जा रहा है? प्रधान जी, कुछ महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो इतनी सारी रेड पुलिस की नहीं पड़ती थी। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और इस समय जो है दोनों ही विधानसभाओं की मैं बात करूं, ज्यादातर जो है पुलिस की रेड आ रही है। हर रोज हम न्यूज में देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या ये अचानक से अपराध लोग करने लगे हैं या फिर पहले कार्रवाइयां नहीं हो रही थी, अब हो रही हैं? आपकी क्या समझ है? मैं किसी अपराधी के फेवर में नहीं हूं, ना हम किसी अपराध को बढ़ावा देने वाले लोगों में से हैं। हमारा जो ऐतराज है वो है द वे पुलिस अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है, उस उनके तरीके पे मेरा ऐतराज है। आपने मुलजिम पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूरे घर के लोगों को उठा के लिए आए, 2 दिन को थाने में आप बंद रखते हो, और फिर दलालों का नेटवर्क डेवलप होता है, और फिर आप पूरे लोगों से पैसे लेते हो। तो हमारा ऐतराज उस पे है। मुलजिम के अगर कोई है तो पुलिस पकड़े, हम भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो आदमी गलत काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का संरक्षण मिले या उनको कोई सहयोग दे। लेकिन हम इस बात के जरूर चाहेंगे कि 10-20%, 10% अगर लोग काम कर रहे हैं गलत, तो 90% लोगों को आप टारगेट नहीं कर सकते। गलत लोगों पर कार्रवाइयां होनी भी चाहिए जो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए प्रधान जी? देखिए, आज के जो हालात हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जो निर्दोष हैं उनकी बात को सुनने का पुलिस ने कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं कर रखा। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं, अगर थाने की अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है तो सर्कल अफसर को एज ए इंडिपेंडेंस व्यू लेना चाहिए, और जो कंप्लेनेंट है या जो जो पीड़ित है उसकी बात को सुनना चाहिए, और सुन के उसकी बिल्कुल जांच करनी चाहिए। और जांच करने के बाद जो पीड़ित है उसको बताना चाहिए कि भाई आपने हमसे ये बात कही है, लेकिन आपकी ये बात तो ठीक है, ये बात आपकी गलत है। अब तो सारे दरवाजे बंद हैं। अब तो आदेश आता है कि साहब वो ऊपर से आदेश आए हैं साहब। तो इसका मतलब, ऊपर का आदेश का मतलब एक, जो ऊपर का आदेश है उसमें कौन के आदेश हैं, फिर बाकी जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो स्थिति क्लियर नहीं है। अब वो ऊपर के आदेश कहां से आ रहे हैं, अभी ऊपर वाला कौन है? अभी ऊपर वाले की जानकारी तो आप पत्रकार आप पूछो। लोग तो ये कहते हैं, पुलिस कहती है साहब ऊपर वाले का आदेश है। तब ऊपर वाला कौन है भाई? अपने को तो 3-4 महीने पता नहीं चला ऊपर वाले का। ऊपर वाला तो भगवान होता, तो भगवान का आदेश तो आने से रहे, ये अल्लाह का आदेश तो आने से रहे। अभी कौन ऊपर वाला है इन पुलिस वालों का, ये तो ये बताएं। आप उनसे पूछो, हमने पूछी में साहब ऊपर वाला कौन है, तो नाम तो बताते नहीं ऊपर वाले। देखिए, ये मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो रवैया पुलिस ने इस इलाके में अख्तियार कर रखा है
वो 100% राजनीति से प्रेरित है, उसमें कोई बात नहीं है। ऐसी कोई कम्युनिटी, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां क्राइम नहीं है। बताइए मुझे, पूरे राजस्थान में क्या पूरा पूरा राजस्थान अपराध मुक्त है क्या? लेकिन जिस तरह की ब्रांडिंग और बदनामी, मैं इसको ब्रांडिंग से इन द सेंस में कहता हूं, जो नेगेटिव ब्रांडिंग जिस तरह से मेवात की जा रही है, वो बहुत दुखद है और उसके परिणाम जो है वो बिल्कुल अच्छे निकलने वाले नहीं है। इससे सिवाय लोगों में नाराजगी बढ़ेगी, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और इससे अपराध कम नहीं होगा। हमेशा अपराध को खत्म करने के लिए आपको जो निर्दोष लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका सहयोग लो, ताकि जो अपराधी है वो कॉर्नर्ड हो जाए, उनकी संख्या कम हो जाए और उनको लोकल लोगों का सहयोग न मिले। जब तक पुलिस इस थ्योरी पे काम नहीं करेगी, आप किसी इलाके को अपराध मुक्त नहीं कर सकते। ये अपराध मुक्त नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ यहाँ तो पूरा वो चल रहा है, ऑपरेशन कमाई चल रहा है। ये तो ऑपरेशन, ये एंटीवायरस नहीं है, ये तो ऑपरेशन जो है एक्सटॉर्शन है। मैं अच्छा इसको ऑपरेशन एक्सटॉर्शन कह रहा हूं। प्रधान जी, चुनाव से पहले सोशल मीडिया पे कुछ लोग पोस्ट डालते थे और वो एक विरोध उन्होंने किया था कि जाहिदा हटाओ कामा बचाओ। आप क्या समझते हैं, वो विपक्ष के ही लोग थे या फिर क्या कोई पार्टी से जुड़े हुए लोग थे? मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं आपसे कि 91 से 93 में मरहूम चौधरी तैयब साहब यहाँ एमएलए बने थे। वो 10 साल यहाँ रहे, 10 साल जाहिदा यहाँ रही। उनके पूरे कार्यकाल में किसी के में भी, चाहे मरहूम तैयब साहब हों या जाहिदा हों, दो चीजों के बारे में कोई दुश्मन भी, कोई विरोधी भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी गौकस की, गौ तस्कर की मदद करी हो, उन्होंने कभी नहीं करी। वो हमेशा इसके विरोध में रही, लोगों में कहती रही, पंचायतें करती रही, समझाती रही, सामाजिक स्तर पर उन्होंने अवेयरनेस करी। और साइबर क्राइम में भी, किसी भी साइबर क्राइम के एक भी आदमी की सिफारिश उन्होंने किसी पुलिस वाले से नहीं करी, आज तक रिकॉर्ड है। अब यह है कि साहब वो तो जाहिदा हटाओ, तो जाहिदा का एक बात तो जरूर था कि वो, ये जो एक्सटॉर्शन, ये जो जो आप धार्मिक स्तर पे जो आप वो विंडिक्टिवनेस करते हो, या इलाके के साथ आप डेवलपमेंट में जो भेदभाव करते हो, वो हमेशा इनके खिलाफ थी, लड़ी और लड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में मुझे। लेकिन कोई ये कहे कि उन्होंने किसी किसी ऐसे आदमी के लिए संरक्षण दिया, ये एक राजनीतिक आरोप हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई या धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है इसमें। अच्छा, इस सरकार से कामा के लिए विकास की क्या उम्मीद है प्रधान? देखिए, कामा में विकास के जो प्रोजेक्ट मैं आपको गिनाने लगूं, और उन प्रोजेक्टों को यदि भाजपा सरकार पूरे 5 साल में भी पूरा कर दे, तो उनको कामा में आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इन 5 सालों में। वो नया काम तो क्या करें, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो काम वर्क ऑन गोइंग है या सैंक्शनड है, आप उनको पूरा करा दीजिए। कामा में जितने भी डेवलपमेंट की स्कीम थी ऑलमोस्ट सब बंद है, सिर्फ एक काम चल रहा है, जो ये सड़क जो थी यूपी बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर तक, वो उस पे काम चल रहा है। बाकी कोई काम किसी भी सड़क पे, किसी एजुकेशन के किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी नहरी प्रोजेक्ट पे कहीं भी कोई काम नहीं है, सारे काम बंद पड़ा है। और कोई अभी तक उनको कहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। हम सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि एमपी के चुनाव खत्म हो जाए और आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी, तो हम जो प्रोजेक्ट सैंक्शनड है, ऑनगोइंग है, जो सैंक्शन वर्क है, हम हर प्रोजेक्ट का पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। और जहां जहां सरकार की वजह से लापरवाही हुई, तो विपक्ष का काम है सरकार को अवेयर करने का, और हम हर मुमकिन सरकार को मजबूर करेंगे इस बात पे लेकर, आप ये काम क्यों नहीं करा रहे हैं। जो सैंक्शन वर्क है, अगर आप हमें नया काम नहीं दे सकते, तो आप हमारे जो सैंक्शन वर्क है उनको तो कराइए। नए काम के लिए तो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है बीजेपी का, जब जब भी यहाँ एमएलए बना या बीजेपी की सरकार आई, मेवात में एक काम नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगाई उन्होंने। तो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब चूंकि भरतपुर का बना है, तो मुख्यमंत्री जैसे पद में पूरा जिले का ही वो एक प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि भाई वो एक बड़ा दिल दिखाएंगे और जो भी विकास के काम और जगह वो करेंगे, हम समझते हैं कि ब्रज मेवात में भी उनको बराबरी का हिस्सा हमें देना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, लोकसभा के चुनाव अभी हुए, भरतपुर की मैं बात कर रहा हूँ। संजना जाटव जी जो हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ी हैं, आपकी क्या समझ है, क्या भविष्य रह सकता है भरतपुर लोकसभा सीट? देखिए, भरतपुर में संजना जाटव को लोगों ने तो खूब समर्थन दिया है,
और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि हर इलाके के अलग अलग समीकरण हो सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कामानगर की, तो कामानगर में तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो परंपरागत वोट बैंक, तो कांग्रेस के पास क्या है भाई? मेव है, एससी है, एसटी है, और बाकी जो ये कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, ये उसको यहाँ पूरा मिला है। मैं कह सकता हूँ जो वोट डली है पूरा मिला है। उसके अलावा जो क्षेत्र वाइज जो और समीकरण है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कामासर मैं कहूंगा कांग्रेस जीत की जाएगी। भरतपुर से क्या लगता है? भरतपुर से मुझे लगता है कांग्रेस जीतनी चाहिए, जो मेरा अपना समझ है। लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? नंगर और कामा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्दोष लोग हैं, यदि उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो आपको पूरे अख्तियार हैं, आप कानून के दायरे में अपनी लड़ाई को लड़िए। और अगर आपको नाजायज तंग किया जा रहा है तो फिर अदालतें इसीलिए बनी है। जब कभी भी राज का कोई गुंडागिर्दी कर रही है, राज गुंडागिर्दी कर रहा है, तो फिर अदालतें उसी के लिए तो हैं। आप जाइए, कानून के दायरे में लड़िए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि छोटा अधिकारी है बड़ा अधिकारी है? साथियों, पूर्व प्रधान कामा जलीस खान जी हमारे साथ थे। उनके विचार हमने आपके साथ शेयर किए। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रोग्राम को और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।